नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग इस वीडियो में 9 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइज। यानी कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट द सक्सेस मेक योर नॉइज, है ना। मतलब सक्सेस को शोर मचाने दीजिए, आप आसानी से शांति से मेहनत करते रहिए। ये है इसका कहने का उद्देश्य। तो चलिए आप शांति से अपना मेहनत और लगन के साथ जुटे रहिए तैयारी में। जब आप सक्सेस होके एक बार में पटाखा फटेंगे ना, तो सबको आप सोचिए ना कि मतलब पड़ोसी का जल के क्या होगा, आप सोचिए। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी है ना, पॉलिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। निम्नलिखित में से ये किस विधेयक को संशोधित करेगा? तो देखिए यहाँ पे एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 संसद में लाया गया, और कौन सा, विंटर सेशन में। आपको मालूम होगा कि जो ये है हमारा संसद है, उसमें 3 सत्र होते हैं, BMW के नाम से जानते हैं। बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 3 सेशन होता है, BMW के नाम से जानते हैं। तो ये जो अमेंडमेंट करेगा वो अधिवक्ता अधिवक्ता अधिनियम 1961 जो बिल था उसमें ये अमेंड करेगा, यानी कि संशोधन करेगा ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अब संसद जो है हमारा, ये संसद में कितने हाउस होते हैं? तो 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। आप लोग सभी लोग जानते हैं। ठीक है, और संसद का आर्टिकल का बात करें तो 79 संसद के लिए हो गया। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा के लिए 80 हो गया, है ना। और उसके बाद 81 हो गया लोकसभा के लिए। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जिसको हम लोग सरला से नाम जानते हैं, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा को हम लोग निचला सदन भी कहते हैं, और राज्यसभा को हम लोग अपर सदन भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। हाउस ऑफ पीपल्स किसको कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, अभी लोकसभा स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। और करंट न्यूज़ ये भी है कि टीएमसी के जो सांसद थी महुआ मोइत्री, उनका सांसदी चला गया है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। 4 दिसंबर को लोकसभा ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक हर साल अगस्त में, मतलब ये विधेयक इस साल अगस्त में संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में पारित किया गया था। ये विधेयक अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधित करेगा। यह एजेंटों या दलालों से संबंधित कानूनी व्यवसाय अधिनियम 1879 के तहत कुछ धाराओं को निरस्त करता है। इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर के पद से नीचे का राजस्व अधिकारी दलालों की सूची तैयार या जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, ब्रोकर ब्रोकर यानी कि वह व्यक्ति जो पैसे के लिए किसी कानूनी मामले में कानूनी व्यवसायी की सेवाएं खरीदता हो या खरीदने के लिए पेशकश करता हो। ठीक है, उसको हम लोग ब्रोकर कहते हैं। अब पारित विधेयक के कानून बन जाने पर अदालत या न्यायाधीश दलाल सूची में शामिल किसी भी व्यक्ति को अदालत परिसर से बाहर निकाल सकते हैं। ब्रोकर लिस्ट में नाम आने के बावजूद ब्रोकर को 3 महीने तक की जेल या 500 रुपये जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकते हैं इस विधेयक में संशोधन होने के बाद। ठीक है, 4 दिसंबर को राज्यसभा ने भी विस्तृत चर्चा के बाद डाकघर विधेयक 2023 पारित कर दिया है। तो इसके साथ ही 4 दिसंबर को एक और विधेयक पारित हुआ, और उस विधेयक का नाम क्या है? तो डाकघर विधेयक 2023 पारित कर दिया गया। यह विधेयक भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को मतलब संशोधित करेगा। ठीक है, विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक सरकार डाक से भेजी गई किसी भी सामग्री को सुरक्षा समेत विशेष कारणों से जांच के लिए रोक सकती है। अगर मान लीजिए कोई भी डाक द्वारा कुछ भेज रहा है, तो सरकार अगर चाहेगा तो नेशनल सिक्योरिटी के तहत उसको चेक कर सकता है और उसे रोक सकता है। तो 2 विधेयक हम लोग इसमें देख लिए, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोस्ट ऑफिस बिल 2023 आया था, और एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023, ये दोनों अमेंडमेंट के लिए आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में सिविल सोसाइटी इक्विटी रिव्यू द्वारा जीवाश्म ईंधन निष्कासन के लिए
न्याय संगत चरण आउट नामक रिपोर्ट जारी की गई है। तो इस रिपोर्ट के तहत भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का है? तो भारत जो है वो कोयले को 2036 तक चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का टारगेट लेके चल रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। हाल ही में सिविल सोसाइटी इक्विटी रिव्यू द्वारा जीवाश्म ईंधन के निष्कासन के न्याय संगत चरण आउट नामक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट को 200 से अधिक नागरिक समाज संगठनों और सामाजिक आंदोलनों द्वारा समर्थन दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विकसित देश अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में उत्सर्जन कटौती के अपने हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, सभी का देश का लक्ष्य था कि कार्बन न्यूट्रल होना 2050 तक। उसी में भारत भी अपना लक्ष्य रखा है कि हम कार्बन न्यूट्रल हो तो जाएंगे, लेकिन 2050 तक संभव नहीं है। हम लोग 2070 तक का टारगेट लेके चल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार कनाडा, अमेरिका, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और यूके को 2030 की शुरुआत तक जीवाश्म ईंधन निष्कासन समाप्त कर देना चाहिए, ये रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अध्ययन के अनुसार अपने उचित हिस्से के निचले स्तर तक पहुंचने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, जापान और ऑस्ट्रेलिया को अपने एनडीसी में निर्धारित उद्देश्यों को दुगना से अधिक करना होगा। 2023 उत्पादन अंतराल रिपोर्ट के अनुसार कंपनियों और राष्ट्र पहले से ही 2030 में 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को प्रक्षेपवक्र के अनुरूप दोगुने से अधिक जीवाश्म ईंधन निकालने की राह पर है। ठीक है, एक्चुअली में देखिए, जब ये जो COP 28 हुआ अभी, है ना, इसमें सारे लोग ये क्यों बैठक किया रहा है? क्योंकि पूरा जो ग्लोबल हमारा टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है, ऐसा लक्ष्य है। लेकिन अभी से ही ये दुगना डिग्री ऑलरेडी बढ़ चुका है। अगर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि हमारा ग्लेशियर पिघलेगा, और इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा गया कि ग्लेशियर पिघलेगा तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ग्लेशियर के आसपास जो रहते हैं वो डूब जाएंगे, है ना, और बहुत संकटें आ सकती है। इसलिए ये मंच तैयार किया गया है, ये याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत क्रमश 2031 तक तेल को उत्पादित मतलब ये कर देगा, चरणबद्ध तरीके से रोल आउट कर देगा। उसके बाद 2036 तक कोयले, 2031 तक गैस को खत्म करने का लक्ष्य रखना चाहिए, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है फॉसिल फ्यूल के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी कि इन स्पेस ने स्टार्टअप के लिए एक सीड फंड योजना शुरू की है, जो कि कितने करोड़ रुपए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? तो ये जो यहाँ पे देखिए, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इसका शॉर्ट फॉर्म है इन स्पेस। इसने एक सीड फंड स्कीम लॉन्च किया है स्टार्टअप के लिए, और ये स्टार्टअप को कितने वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? तो 1 करोड़ रुपये सहायता प्रदान करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, यह बीज निधि योजना शहरी विकास और आपदा प्रबंधन पर केंद्रित है। इसे इन केंद्रों पर केंद्रित स्टार्टअप को 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। इन स्पेस ने इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC के सहयोग से यह योजना की शुरुआत की है, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। चुने गए स्टार्टअप को इसरो सुविधा समर्थन और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के साथ एक अनुभव अवधारणा को कार्यशील प्रोटोटाइप विकसित करने में मदद करने के लिए प्रारंभिक धन प्राप्त होगा। ठीक है, वित्तीय सहायता और प्रक्षेपण यान प्रदान करने के अलावा कार्यक्रम नेटवर्किंग और प्रशिक्षण के अवसर भी प्रदान करेगा, ये इसमें कहा गया है इस योजना के तहत। तो इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त पदभार किसे सौंपा गया है? तो अभी अर्जुन मुंडा जी को, जो कि जनजातीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, इनको अभी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त पदभार मतलब दिया गया है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, अर्जुन मुंडा। अब देखिए, अर्जुन मुंडा को क्यों दिया गया है? क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और रेणुका सिंह सखुता ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है।
केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने ये इन लोगों का इस्तीफा जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, ठीक है। और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को दे दिया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री का प्रभार उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे को दिया गया है। राजीव चंद्रशेखर को उनके मौजूदा विभागों के अलावा जल शक्ति राज्य मंत्री का भी पदभार दिया गया है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री का पदभार उनके मौजूदा विभागों के अलावा डॉक्टर भारती प्रवीण पवार को दिया गया है। हाल के चुनावों में श्री तोमर और श्री पटेल मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक के रूप में चुने गए हैं और सुश्री सरुता छत्तीसगढ़ में विधायक के रूप में चुनी गई है, इसलिए यहाँ से रिजाइन इनको देना पड़ा, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में किस शहर ने COP28 के बीच विश्व की सबसे बड़ी केंद्रीय सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना। तो अभी किस शहर में ये योजना शुरू की गई है? तो दुबई के द्वारा ऐसा किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है दुबई। वहीं पे COP28 एक साथ में चल रहा है, वहीं पे विश्व की सबसे बड़ी केंद्रीय सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है दुबई में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम सोलर पार्क के चौथे चरण का उद्घाटन संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम द्वारा किया गया। यह दुनिया की सबसे बड़ी केंद्रीय सौर ऊर्जा परियोजना है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। AED 15.78 मिलियन के निवेश पर निर्मित 950 मेगावाट की परियोजना 3 हाइब्रिड प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है, इसे याद कर लीजिएगा, बाकी सारे इसमें चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार इस परियोजना में 263.128 मीटर का दुनिया का सबसे ऊंचा सौर टावर लगा हुआ है, सौर टावर, और 5,907 मेगावाट घंटे की मेगावाट जो बिजली है प्रति घंटे की क्षमता वाली सबसे बड़ी तापीय ऊर्जा भंडारण क्षमता शामिल है, ये याद कर लीजिएगा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये शामिल है, ठीक है ना। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार ये ऐसा बोला गया, ठीक है। यह परियोजना 44 वर्ग किलोमीटर को कवर करती है और इसमें 70,000 हेक्टेयर शामिल है जो कि सूर्य की गति को ट्रैक कर रहते हैं, ठीक है। बाकी सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना शुरू की है? तो ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा मेरा गांव मेरा धरोहर परियोजना शुरू की गई है। मेरा गांव मेरा धरोहर परियोजना के तहत भारत सरकार ने सभी गांवों की मैपिंग और दस्तावेजीकरण तैयार करने का निर्णय लिया है। संस्कृति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय संस्कृति मानचित्र मिशन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से चलाया जाता है। 27 जुलाई 2023 को MCMD पर एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया था, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है भारत की विविध सांस्कृतिक जड़ों की गहरी समझ और सराहना को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। आभासी और वास्तविक समय दोनों आगंतुकों के लिए जानकारी के इस भंडार को सुलभ बनाना है। MGMD के तहत जानकारी नीचे दी गई 7 व्यापक श्रेणियों के तहत एकीकृत किया जाएगा। पहला है कला एवं शिल्प ग्राम, पारिस्थितिकी रूप से उन्मुख गांव, उसके बाद स्कोलास्टिक गांव भारत की पाठ्य और सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। उसके बाद महाकाव्य गांव रामायण महाभारत और अन्य पौराणिक किंवदंतियों और मौखिक महाकाव्यों से जुड़ा हुआ है। स्थानीय और राष्ट्रीय इतिहास से जुड़ा हुआ ऐतिहासिक गांव और वास्तुकला विरासत गांव, ये 7 ऐसे जो एजेंडा है उस पे ये 7 ऐसा श्रेणी है जिसमें ये इस पे काम किया गया है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म किस श्रेणी के लोगों के लिए
लॉन्च किया गया है ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल में। तो ये किस श्रेणी के लिए किया गया है? तो ये किया गया है स्ट्रीट वेंडर लोग के लिए, फुटपाथ विक्रेता के लिए ये कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, ये इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका सही, बी इसका सही आंसर है ना। 3 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस के अवसर पर ये पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ये भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहली शहरी बाढ़ शासन परियोजना मंजूरी दी है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द फर्स्ट अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट फॉर विच स्टेट और यूटी? तो ये किया गया है तमिलनाडु के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु देखिए यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार केंद्र सरकार ने चेन्नई बेसिन परियोजना के लिए एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन गतिविधियों के लिए 526.29 करोड़ रुपए की पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। यह शहरी बाढ़ शमन प्रयासों की श्रृंखला में पहला है और शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए यह व्यापक ढांचा विकसित करने में मदद करेगा। तो ये अमित शाह जी के द्वारा इसको अप्रूवल दे दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट किसके अंतर्गत एक रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला है? तो देखिए एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ADRDE इज ए डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी अंडर DRDO, ये DRDO के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है ना। भारतीय वायुसेना के एक C-17 ग्लोब मास्टर जो जहाज है, परिवहन विभाग ने आगरा के एक सैन्य क्षेत्र में एक स्वदेशी रूप से विकसित भारी प्लेटफॉर्म को उतारा जो अधिकतम 16 टन का भार ले जा सकता है। यह पहली बार है कि 16 टन का भार क्षमता वाले 24 फीट गुना 8 फीट के आयाम वाले प्लेटफॉर्म को भारतीय वायुसेना के विमान से गिराया गया था। ठीक है, भारतीय वायुसेना C-17 ने पहली बार ADRDE द्वारा विकसित टाइप बी प्लेटफॉर्म को एयर ड्रॉप किया गया। हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान का एक प्रमुख रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो DRDO डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में त्रियानी ब्लॉक जो यहाँ पे एप्लीकेशन एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला त्रियानी ब्लॉक किस राज्य में पड़ता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा है ना। तो देखिए ये एक प्रोग्राम चल रहा था एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत त्रियानी ब्लॉक को एस्पिरेशनल ब्लॉक चुना गया है और ये किस राज्य में पड़ता है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में त्रियानी ब्लॉक पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में तेलंगाना के कुमुरम भीम आसिफाबाद जिले के त्रियानी ब्लॉक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को मिला है। नीति आयोग एक वर्चुअल कार्यक्रम में रैंकिंग की घोषणा की। ब्लॉकों की रैंकिंग का गणना जून 2023 के महीने में ब्लॉकों के प्रदर्शन और प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों यानी कि KPI की प्रोडक्शन इंडेक्स के प्रति आधार पर किया गया है। ऐसा ही इसमें देख लीजिए, की परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये KPI होता है की परफॉर्मेंस इंडेक्स की कौन कैसा परफॉर्म किया उसके आधार पर यह रैंकिंग निकाला गया है। तो इसे याद कर लीजिएगा। पहला जो एस्पिरेशनल ब्लॉक है वो कौन सा है? त्रियानी ब्लॉक, जो कि तेलंगाना में स्थित है। और कौन सा जिला है? तो ये कुमुरम भीम आसिफाबाद जिले में है। ठीक है, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को मिला है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ये आपको सेशन लाभफुल है, मतलब हेल्पफुल मददगार साबित होगा। तो
तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।